हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिए थे, जैसा कि आपने देखा था वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आज हम बचे हुए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करेंगे। उससे पहले हम ये एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता ही है, या तो आप बीकॉम में हो या आप सीए फाउंडेशन में हो, दोनों में ही आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और मैं बीकॉम के स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने बुक नहीं लिया है, ठीक है, डू नॉट वरी। ये जो आईसीआई की वेबसाइट है ना, यहाँ पे बुक्स अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में है। तो आप इसे क्या करो, डाउनलोड कर लो, इससे आप नोट्स बनाओ। इससे मैं पढ़ा भी दे रही हूँ आपको, जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप लिख भी लोगे और तैयारी भी कर लोगे फटाफट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट इज एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ। देखिए, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो पार्टों में आपको बताया गया है, ठीक है। तो एक तो जो सेक्शन 10 के अंदर दी गई है, और दूसरी क्या कि जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं दी गई है। तो हम पहले जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं दी गई है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। क्या, पहला देखो, टू पार्टीज। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या दो पार्टी का होना जरूरी है? बहुत जरूरी है। उसके बिना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं। देन क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि आप इलीगल या फालतू का ही आप क्या कर रहे हो, सोशल एग्रीमेंट करो, नहीं, उसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, इंटेंशन क्या होना चाहिए, उसका लीगल रिलेशन होना चाहिए। फिर क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। भाई, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो जो आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने को कहा है उसे आपको पूरी क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी ही पड़ेगी। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब ऐसा ना हो कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी और का कर रहे हो, आप कुछ और लिखा हुआ है, मतलब कोई इसका सेंस ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सर्टेन मीनिंग होनी ही चाहिए। देन क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद ही क्या होना चाहिए कि आप उसके ऑब्लिगेशंस को निभाओ, उसको करो, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, ठीक है। फिर देखो, एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। तो इसमें पहला क्या है, एग्रीमेंट, ठीक है ना। हमने जैसे कि पिछली क्लास में एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, आपको अगर याद हो तो यहाँ देख लो। फिर से मैं आपको एक बार एग्रीमेंट की डिफिनेशन दिखाती हूँ, जो कि सेक्शन 2E में डिफाइन की गई है। क्या कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कोई भी, मतलब सारे प्रोमिस या एक प्रोमिस का सेट जो कि क्या किस लिए किया गया, कंसिडरेशन अचीव करने के लिए एक दूसरे से, उसे ही क्या कहते हैं भाई, एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ये सेक्शन 10 में बताया गया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फ्री कंसेंट, जी देखो यार, डरा धमका के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकता, ठीक है ना। डरा धमका के जैसे आप शादी नहीं कर सकते, वैसे डरा धमका के आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो। फिर क्या है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, मतलब वो क्या होने चाहिए, वो उसको पूरा कर सके, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, ठीक है ना। उनके पास ये क्या हो, इतनी व्यवस्था हो कि वो उसे पूरा कर पाए, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो ये क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट में आपने बोला कि चल तू मुझे 10 लाख रुपए दे दे और मैं तुझे अपनी कार दे दूँगा, ठीक। तो ये जो आप 10 लाख रुपए ले रहे हो और बदले में कार जो दे रहे हो, तो ये क्या है, कंसिडरेशन। लीगल ऑब्जेक्ट, जैसा कि बोला गया था, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लीगली मतलब कि जैसे कि आप कोई काम करो तो वैधता के साथ करो, ठीक है ना। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कि देखो, वॉइड क्या होता है किसी कंडीशन में। वॉइड का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि वो शुरू में तो वैलिड होता है, बाद में जाके वो क्या हो जाता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण वॉइड बन जाता है। जैसे किसी का डेथ हो गया, ठीक है, आपने क्या करा उसके लिए, उस मान लीजिए किसी घोड़े का डेथ हो गया, ठीक, और आप उस मरे हुए घोड़े का ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी से कि मैं वो घोड़ा आपको बेच दूँगी,
तो क्या वो घोड़ा अभी जिंदा है जो आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो? नहीं भाई, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए बोला है कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ऐसा ना हो कि वो वॉइड घोषित हो और आप उसका, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सारे पॉइंट्स का क्या होना इम्पोर्टेंट होता है। देखो, अगर आपको बीकॉम वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको मान लो ये पॉइंट जो हैं नहीं याद है, ठीक है, आपको नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 या सेक्शन 10 वर्ड ही नहीं याद है, डोंट वरी, ऊपर हेडिंग डालना एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नॉट गिवन बाय सेक्शन 10, ये तो देखो यार कॉमन सेंस की बात है कि दो पार्टी का होना, लीगल क्रिएट करना है ना, ऑब्लिगेशन, डराना धमकाना नहीं, जो कि सेक्शन 10 में दिया गया है। भले सेक्शन ना याद हो, आप लिख देना, जितने पॉइंट्स आपको याद होंगे वो लिख देना, और ये लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है कि नॉट गिवन या गिवन, ठीक है। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार देखो क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जो होगा क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, सारे क्वेश्चंस को करके आने हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसे तो कर ही के आना है विदाउट एनी डाउट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यही है, ये आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पे ना देखो इसका ये केस लॉ याद कर लेना, बालफर वर्सेस बालफर जो है ना, ये बस केस लॉ का यार देखो नाम याद करो, जो क्योंकि ये क्या करता है ना, तड़के का काम करता है, जैसे सब्जी में तड़के का काम होता है ना वैसे, ठीक है। देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ये ऐसा आप चार्ट बना लेना कॉपी में, और इसे आप प्रैक्टिस कर लेना। आप वहाँ पे एग्जाम्पल्स भाई ज़रूर देना, एग्जाम्पल्स जितना अच्छा दोगे, कोरिलेट करोगे, वो आपको क्या करेगा, अच्छा नंबर देगा। क्योंकि यार देखो एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियाँ होती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें क्या कथा कहानी लिखे हो। जितने बुलेट्स पॉइंट आप लिखोगे, जितने चार्ट्स बनाओगे, जितने सेक्शंस पुट ऑन करोगे, ठीक है, वो होंगे। और सेक्शन ऐसे नहीं कि बहुत टफ है, ठीक है। जैसे जैसे मैं वीडियो लाती हूँ, तो जिस वीडियो मैंने जो मतलब बताए हैं, जिस चीज़ों के बारे में, अगर उसमें सेक्शन पुटअप है, जैसे आज मैंने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताया है ना, उसमें सेक्शन 10 है, तो इसे याद करने में कितना ही समय लगेगा? 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, 5 बार भी उसे ना एक बार बोल लोगे तब भी वो याद हो जाएगा, लिख लोगे याद हो जाएगा। तो याद करना यार देखो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस हम क्या होता है याद करना नहीं चाहते। अच्छा मैं आपको बता दूँ तो देखो मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वर्डेबल, इलीगल, अनइन्फोर्सेबल, ये सारे जो है ना, एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी, यहाँ तक तो मैं आपको ना पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और ये कहाँ पढ़ाई हूँ, तो मैं अपने शॉर्ट्स में पढ़ाई हूँ। अगर आप नहीं देखे हो प्लीज़ गो ऑन माई शॉर्ट्स एंड चेक ऑन इट, ओके। इसे चेक कर लो। इसके आज से मैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉम, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिव, यूनिलेटरल और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी जल्दी बता देती हूँ। देखो यार क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, कि इसमें दो पार्टीज जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है ना। मतलब वो सामने आके ये नहीं बोलती है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देती हूँ, तुम मुझे कार दो, या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करती ही नहीं। तो वो करती क्या है भाई, वो करती हैं, देखो उनको लॉ इम्पोज करता है, उन्हें लॉ कहता है कि भाई आप ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इन्फोर्सेबल हो, ठीक है। इन्फोर्सिबिलिटी बताती है क्या है, जैसे कि मान लो आप सड़क पे जा रहे थे, किसी का फ़ोन पड़ा हुआ है गिरा हुआ, तो आपका ये फ़र्ज़ नहीं कि आप अपने पॉकेट में उसे डालो, है ना। आपका क्या फ़र्ज़ है कि आप उसके ट्रू ऑनर को ढूंढो, अगर नहीं मिलता तो क्या आप उसको पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्री जाके करा दो, ठीक है। जो भी खर्चा पानी हुआ है आप उसे ट्रू ऑनर से ले सकते हो, ठीक है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यही बताता है कि आप फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है ना, फाइंडर ऑफ गुड्स का काम करोगे। कोई माइनर है, उसके एजुकेशन के लिए, उसकी नेसेसरीज़ के लिए जब आपको देना है, ठीक है, तो आपको क्या, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही बताता है कि आपको माइनर की हेल्प करनी है उसकी नेसेसरीज़ के लिए। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती का चले जाओ हेल्प करने, नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ज़रूरी है, ठीक है, करना ही है, तो प्लीज़ करो। और उसके बाद जो भी चार्जेस होंगे उसके बाद आप पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ऐसा कतई नहीं होता कि आप नहीं ले सकते, ठीक। फिर आता है ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ई कॉम क्या होता है, जब आप ईमेल के थ्रू अगर कर लेते हो ना कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होता है ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भाई, जब क्या होता है सामने वाली पार्टी और आप दोनों लोग क्या करते हैं, अपने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लेते हो, कंसिडरेशन एक दूसरे को दे देते हो, उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है।
लेकिन एग्जीक्यूटरी में क्या होता है, जिसमें यूनिलैटरल और बाईलैटरल ले रहा है, उसमें साफ साफ सी बात ये होती है कि आप एग्जीक्यूटरी में आपका अभी ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है, ठीक। या तो एक पार्टी जो कि यूनिलैटरल कराएगी, या तो दोनों ही पार्टी अभी बाकी है अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना। तो ये क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, जब दोनों ही पार्टी क्या हो, बाकी हो अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने को, ठीक। देखो वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में यार देखो अंतर जरूर पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आई थिंक वॉइडेबल ही बता दिया है आपको, वॉइड बता दिया है आपको। अब ये कहाँ जाके देख सकते हो मेरे शॉर्ट्स में, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में बता दी हूँ, तो ये एक बार पढ़ लेना है। इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बस हाँ है, ठीक है। देखो मैंने ये बता दिया है, इसको आप रीड भी कर दोगे ना इसके लाइंस को, ठीक है। और इसमें से जो लाइन पसंद आए भाई उसको ज़रूर अपने नोट्स में लिखो, बनाओ नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रपोजल या ऑफर, जो कि सेक्शन 2A बताता है, ठीक है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्या कहता है, व्हेन वन पर्सन, जब एक व्यक्ति सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, दूसरे वाले व्यक्ति को क्या बताता है, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, टू डू करने के लिए, और टू एब्सटेन मना करने के लिए, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा प्रकट करता है, क्यों, कुछ करने या मना करने के लिए, इसमें फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ ऐसा काम करने से, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, उसका एसेंट पाने के लिए, ऑफ दैट अदर, ठीक है ना, उसकी इच्छा पाने के लिए सामने वाले की, टू सच एक्ट और एब्सटीनियंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो उसे क्या कहते हैं, प्रपोजल। जैसे कि मैं तुमसे एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ मई में, ठीक, तो ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है वो क्या है भाई साहब, ये स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, कब, मई जून में। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप अपनी मतलब एसेंट दो, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का पूरा ऑफर हुआ, ठीक, समझ में आया। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करोगे, बहुत देखो यार किस लैंग्वेज तो रटनी ही है, लेकिन अगर इसे तोड़ तोड़ के याद करोगे बहुत ईजी है, याद करना कुछ ऐसा टफ नहीं होता है, कोई पढ़ाई टफ नहीं है अगर आप इसे तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। काइंड्स ऑफ ऑफर देखो, हाउ मेड और टू होम मेड, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, हाउ मेड कैसे बनता है, टू होम मेड किसके लिए, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। तो आपको समझ में आया काइंड्स ऑफ ऑफर बटा कैसे है, ठीक है, हाउ मेड के बेसिस पे और टू होम मेड के बेसिस पे। हाउ मेड के बेसिस पे कितने हैं, 2 है, कौन कौन से, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। टू होम मेड के बेसिस पे कितने हैं, 2 है, कौन कौन से, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। देखो जनरल ऑफर क्या होता है, पब्लिक एट लार्ज होता है, क्या होता है भाई, पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। और इसका जो केस लॉ है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसका भाई केस लॉ जरूर देख लेना। पब्लिक एट लार्ज का क्या मतलब है, जनरल ऑफर मतलब किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं देते उसमें, ठीक ना, मैंने ऑफर क्या रख दिया है, पूरे लोगों के सामने, पूरी पब्लिक के सामने रख दिया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, जनरल ऑफर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल अगर दूँ, क्या गवर्नमेंट आपको कुछ ऐसे कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन, कुछ कंपटीशन कराती है, ठीक है, आप कंपटीशन देने जाते हो, उसके बदले आपको कुछ प्राइज़ मिलता है, तो क्या वो किसी एक स्पेसिफिक स्कूल के लिए होता है, नहीं, वो सारे स्कूल्स के लिए होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं कंपटीशन जिसमें क्या करती है सरकार, सबको मौका देती है, ठीक। स्पेसिफिक में जब एक ही पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को, उसी पर्सन को जब काम करना हो, उसी पर्सन को जब कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस पूरा करने हो, तो वो होता है क्या, स्पेसिफिक ऑफर। देखो इसमें जो है, ये अगर आप याद कर सको तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉल्टन वर्सेस जॉन्स का, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको केस लॉ लिखना है, थोड़ा तड़का भड़का मानना है, वैसे तो आप एग्जाम्पल से काम चला सकते हो, बट
इट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। काउंटर ऑफर देखो भाई क्या होता है, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। जैसे कि मैंने आपसे ऑफर किया कि मैं आपको 10 लाख में कार बेचना चाहता हूँ, बट आप एक्सेप्टेंस पे क्या करो, हाँ ठीक है मैं खरीद लूँगा लेकिन 8 लाख में। तो भाई आप इसमें काउंटर ऑफर डाल रहे हो, ठीक है ना। काउंटर ऑफर मतलब कि आप कंडीशन रख रहे हो, यू आर एक्सेप्टर, यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर एज इट इज, बट व्हाट यू आर डूइंग जस्ट चेंजिंग द होल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो आप कंडीशन इसमें नहीं रख सकते। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर में एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, ठीक है। एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, वो ऑफर, ठीक है, एन ऑफर वो ऑफर विच इज़ अलाउड, जो कि अलाउ करता है क्या, टू रिमेन ओपन, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है वो ओपन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, ठीक। देखो आपका एक क्रॉस ऑफर छूटा था तो मैं उसे बता देती हूँ। When two parties exchange identical offer in ignorance at the time of each other offer, the offer are called क्रॉस ऑफर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, क्रॉस ऑफर का मतलब सिंपल सा बात है, जब दो पार्टीज, ठीक है, एक्सचेंज करती हैं एक दूसरे के इग्नोरेंस में, मतलब कि उन्हें नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति उसी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड बात कर रहा है, वो भी उसे ऑफर कर रहा है, वो भी उसे ऑफर कर रहा है। यहाँ एक्सेप्टेंस तो किसी का नहीं, लेकिन ऑफर एक दूसरे से जुड़, तो ये क्या होता है, क्रॉस ऑफर होता है। समझ में आया, आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ दिक्कत परेशानी होगी यार देखो कमेंट कर देना, मैं आपको सारा बता दूंगी। ये देखो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, सेम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का याद कर लो, आप इसमें भी डाल सकते हो। जैसे देखो फर्स्ट का इट इज़ मस्ट बी कैपेबल क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, ठीक है। इट इज़ मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट नॉट वेग, इसमें टफ तो हमें कुछ नहीं लग रहा है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ठीक है। देखो एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी, ठीक। ऑफरर आप जानते हो जैसे कि क्या होता है, कौन व्यक्ति होता है जो कि क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। जो कि हमारा ऑफरर वो होता है जो ऑफर देता है, ऑफरी जो होता है जो एक्सेप्ट करता है, जिसे ऑफर दिया जाता है, ठीक है। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू obtaining the assent of the party. It may be conditional. Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance, ठीक है। The offer may be either specific or general. The offer may be एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, देखो काइंड्स इसमें डाल दिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स बनाने का देखो सिंपल सा तरीका होता है, आप भी बना सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस चीज़ को क्या ध्यान में रखना है कि कैसे बनाते हो, ठीक है। देखो ऑफ़र जो है वो इन्विटेशन टू ऑफ़र से अलग होता है, ठीक है, वैसे बताऊंगी। और सिंपल और इन शॉर्ट में अभी बता दे रही हूँ क्या कि ऑफ़र इन्विटेशन टू ऑफ़र से अलग कैसे होता है। देखो यार ऑफ़र जो होता है वो फाइनल होता है, ठीक है, फाइनल टर्म मतलब सामने वाले का व्यक्ति का क्या इंटेंशन होता है कि नहीं आप उसी समय क्या करो, उसको क्रिएट करो, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर सिर्फ आपको इनवाइट करने के पर्पज से होता है, कुछ निगोशिएट करता है सिर्फ, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है, सेलर में भी आपको सेल करे ना करे, सिर्फ डिस्प्ले ऑफ गुड्स लगा रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि मे बी आपको वो चीज़ें बेच दी जाए और मे बी नॉट, और आप उसके लिए उन पर केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बस एक इनवाइट करने का अपने शॉप में एक तरीका होता है, ठीक है। तो आप उन पर केस नहीं कर दोगे जाके ठोक के कि नहीं ये मुझे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है इन्विटेशन। और वो हार्वे वर्सेस फेसी का देखो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये केस लॉ लिखोगे आई होप इट इज़ बेटर फॉर यू, बट जैसा आपका देखो ज़्यादा प्रेशर से मत वो करो, बस आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या है कि लिखना शुरू कर दो, वो इम्पॉर्टेंट है, नोट्स बनाओ इसके बारे में लिखो। देखो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन, ये अंतर डिफरेंसेस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करके रखो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ अपने जैसे उन बच्चों को भी शेयर करो जिन्हें इसकी नीड है, ठीक है। और मैं आपके साथ हमेशा यहीं तक बैठी हुई हूँ, आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी हो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना है, कोई और सब्जेक्ट पे हेल्प चाहिए मुझे ज़रूर बताओ,
उससे भी रिलेटेड पढ़ा दूँगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो बता दूँ। या फिर इसमें भी जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंपनी है, अगर आपको अभी मतलब अर्जेंट में नीड है तब भी आप हमें कमेंट करो तो मैं आपको वो बता दूँगी। और आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी, आप इसे लाइक कर रहे होगे, शेयर कर रहे होगे लोगों के साथ और सबकी हेल्प कर रहे होगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ।